नमस्ते दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। ऑप्शन नंबर 1 में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था? तो नंबर 1 में लगभग कितने छोटे बड़े राज्य थे? तो 300 छोटे बड़े राज्य थे। नंबर 2 में धार्मिक विषमताएं यानी धर्म के आधार पर क्या हो रहा था? जर्मनी में भेदभाव हो रहे थे। नंबर 3 में राष्ट्रवाद की भावना की अभाव। जर्मनी में राष्ट्रवाद के प्रति क्या नहीं था? प्रेम नहीं था, यानी राष्ट्रवाद के प्रति भावना का अभाव। राष्ट्रवाद के प्रति क्या नहीं था? प्रेम नहीं था। नंबर 4 में मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, यानी मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। अतः इन्हीं कारणों से जर्मनी की एकीकरण नहीं हो पा रही थी। नंबर 1 में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, नंबर 2 में धार्मिक विषमताएं, नंबर 3 में राष्ट्रवाद की अवधारणा अभाव की कमी, नंबर 4 में मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है खूनी रविवार क्या है? यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। खूनी रविवार सन 1905 ईस्वी में रूस और जापान के युद्ध में एशिया के एक छोटे से देश से जापान पराजित हो गया। यानी खूनी रविवार सन 1905 ईस्वी में जापान और रूस के बीच हुआ था, जिसमें एशिया के एक छोटे से देश रूस से कौन पराजित हो गया? जापान पराजित हो गया, जिसके कारण पराजय के अपमान के कारण जनता ने एक क्रांति कर दी। जिसके कारण वहां के जनता ने एक क्या कर दिया? क्रांति मतलब युद्ध चालू कर दिया, क्रांति कर दी। तथा 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों की एक समूह पीटर्सबर्ग की स्थित महल की ओर जा रहा था। यह पूछता है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोग कहाँ जा रहे थे? तो पीटर्सबर्ग की महल की ओर जा रहे थे, जिसमें निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी गई। जिसमें वह लोग निहत्थे थे, जिसके ऊपर क्या चला दिया गया? निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी गई, जिसमें लाखों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाने लगता है। दोस्तों, आइए रपची के स्टाइल में समझने का कोशिश करते हैं। खूनी रविवार सन 1905 ईस्वी में हुआ था जापान और एशिया के एक छोटे से देश। जापान जिसमें क्या हो गया? पराजित हो गया, जिसके कारण वहां के जनता क्या हो गए? आक्रोशित हो गए और पीटर्सबर्ग की महल की ओर जाने लगे। पर 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जा रहे थे, पर वहां के सैनिकों ने रूस के सैनिकों ने उन निहत्थे लोगों पर क्या चला दी? गोलियां चला दी, जिसमें लाखों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है? अगला प्रश्न है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य है समुद्र के तट पर पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र तट पर पहुंचकर उसके पानी से क्या बनाना? कानून नमक बनाना। साथ ही यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत दिया। यही आंदोलन ने किसका संकेत दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का संकेत दिया। यह यात्रा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। दांडी यात्रा जो था किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। दोस्तों, दांडी यात्रा के फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं।
दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था समुद्र तट पर पहुंचकर सरकार के कानून को उल्लंघन कर समुद्र की पानी से क्या बनाना, नमक बनाना। साथ ही यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर रहा था, यानी शुरुआत हो चुका था दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था या चलाया था। दांडी यात्रा किसके द्वारा चलाया गया था, तो गांधी जी के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बिहार में 1974 ईस्वी में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, बिहार में 1974 में जो हुए थे छात्र आंदोलन, उसके क्या कारण थे। छात्र आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो 1974 में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण निम्न थे। 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके निम्न कारण थे। नंबर 1 में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। छात्र आंदोलन इसके लिए हुआ था बेरोजगारी, और देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर था। नंबर 2 में खदानों की कमी की, यानी खदानों मतलब कारखानों की क्या थी, कमी था, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। नंबर 3 में कानून की व्यवस्था की गिरती हुई अवस्था, यानी वहाँ पे कानून व्यवस्था क्या हो गई थी 1974 में, लचर गई थी। अतः हम कह सकते हैं बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन को, तो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे जयप्रकाश नारायण। इसकी मुख्य वजह थे, क्यों हुए थे छात्र आंदोलन, तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। देश में काफ़ी बेरोजगारी बढ़ गई थी, युवा बेरोजगार थे और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। नंबर 2 में खदानों की कमी, खदानों या कल कारखानों की क्या हो गया था, कमी हो गया था। नंबर 3 में कानून की व्यवस्था की गिरती हुई अवस्था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सतत विकास क्या है। सतत विकास का अर्थ है जो लगातार जारी रहे तथा टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी, सतत विकास का अर्थ होता है, सतत विकास का अर्थ है जो लगातार जारी रहे, जो लगातार जारी रहे सतत विकास कहलाता है तथा टिकाऊ बना रहे। विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखा जाता है। सतत विकास वैसा विकास होता है जो लगातार जारी रहता है और वह कैसा होता है, टिकाऊ होता है। और इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है नहीं कि वर्तमान में बल्कि भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए भी ध्यान में रखा जाता है। वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में यह बताया है कि सतत विकास में वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता के बिना आने वाली पीढ़ियों की क्षमता योग्यताओं के समझौते किए बिना पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है। वुडलैंड ने यह बताया है कि सतत विकास वर्तमान की आवश्यकताओं के बिना आने वाली पीढ़ियों की क्षमता और योग्यताओं के समझौते किए बिना पूरी करता है, सतत विकास कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। व्यापारिक कृषि वैसे कृषि को कहते हैं जो व्यापार के लिए किया जाता है, निर्वाहक कृषि मतलब जीवन यापन करने के लिए। तो व्यापारिक कृषि यह व्यापार के लिए किया जाता है। व्यापारिक कृषि किसके लिए किया जाता है, तो व्यापार के लिए। निर्वाहक कृषि किसके लिए किया जाता है, जीवन जीने के लिए, यानी भोजन के लिए निर्वाहक कृषि किया जाता है। व्यापारिक कृषि व्यापार के लिए किया जाता है, निर्वाहक कृषि भोजन के लिए किया जाता है। व्यापारिक कृषि इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग होता है। व्यापारिक कृषि में किसका उपयोग होता है, आधुनिक तकनीक का। और निर्वाहक कृषि इसमें परंपरा कौशल का उपयोग होता है। इसमें परंपरागत रूप से कौशल का उपयोग होता है, यानी बुद्धि का उपयोग होता है। व्यापारिक कृषि का उदाहरण देगा हमारा दोस्तों, चाय, कॉफी, तंबाकू इत्यादि। यह बेचने योग्य है। चाय, कॉफी, तंबाकू सबको क्या कर सकते हैं, व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। और निर्वाहक कृषि के अंतर्गत कौन आते हैं दोस्तों, तो आते हैं चावल, गेहूं इत्यादि। अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक नियोजन क्या है। दोस्तों आर्थिक नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय हस्तक्षेप तथा राष्ट्र की साझेदारी होती है। आर्थिक नियोजन
एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय यानी देश के हस्तक्षेप तथा राज्य की साझेदारी होती है। आर्थिक नियोजन निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण करती है। आर्थिक नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की हस्तक्षेप राज्य की साझेदारी होती है। आर्थिक नियोजन निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं पर क्या करती है, निर्भर करती है। अगला प्रश्न हमारा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जिसका उपयोग एवं उत्पादन एक से अधिक देशों में किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसका उत्पादन एक से अधिक देशों में किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। उत्पादन करा जाता है जैसे फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग इत्यादि। वैसे कंपनी जिसका उत्पादन एक देशों के अलावा भी कई देशों में किया जाता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग इत्यादि सब बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखे। तो गोंडवाना क्षेत्र के निम्नलिखित गोंडवाना समूह के 4 कोयला क्षेत्र इस प्रकार है। नंबर 1 में दोस्तों दामोदर घाटी, नंबर 1 में दामोदर घाटी, नंबर 2 में सोन घाटी, नंबर 3 में महानदी घाटी, नंबर 4 में वर्धा गोदावरी घाटी। दामोदर गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 में दामोदर घाटी, नंबर 2 में सोन घाटी, नंबर 3 में महानदी घाटी, नंबर 4 में वर्धा गोदावरी घाटी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी आपदा का प्रबंधन हम क्यों कर सकते हैं। आपदा का मतलब होता है खतरा। तो आपदा कोई भी हो सकती है, उसका प्रबंधन आवश्यक होता है। आपदा प्राकृतिक भी हो सकता है, आपदा मानव जनित भी हो सकता है, अतः इसका प्रबंधन मतलब इसे रोका जा सकता है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास कार्य में कई विघ्न भी होते हैं। आपदा जब भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, विकास कार्य रुक जाएंगे होते। आपदा से होने वाली क्षति को कम से कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आपदा से जो भी क्षति होती है उसे कम से कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपदा प्रबंधन, यानी आपदा से बचने का उपाय। आपदा आपदा कोई भी हो सकती है, प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, मानव जनित आपदा भी हो सकती है, अतः इसे आपदा की क्षति को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपदा प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है उपाय। आपदा से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसे प्रबंधन कीजिए, इसे उपाय कीजिए। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। चंपारण सत्याग्रह के संक्षिप्त। चंपारण में नील की उत्पादक किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। चंपारण के लोगों के द्वारा अंग्रेजों द्वारा क्या चलाया जाता था, नील की खेती कराई जाती थी, जिसके कारण वहां के किसानों की स्थिति क्या हो गई, काफी दयनीय हो गई, यानी काफी खराब हो गई। अंग्रेजों के द्वारा उसमें अपने भूमि के 3/20 भागों में नील की खेती कराया जाता था। अंग्रेज के द्वारा चंपारण के लोगों को अपने खेत के 3/20 हिस्सों में क्या कराया जाता था, तो नील की खेती कर, जिससे भूमि की बंजर हो जाती थी। नील की खेती कराती थी जिसके कारण भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। उस भूमि पर पुनः कृषि की नहीं जा सकती थी, जिसके कारण किसानों ने गांधी जी के साथ एक आंदोलन किया जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से, इसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। इसे नेतृत्व किसने किया था, यानी इसे किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी ने। इसे एक बार और समझने का और रपचिक स्टाइल में समझेंगे दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या है, या संक्षिप्त में परिचय। चंपारण में नील की उत्पादक किसानों की स्थिति क्या हो गई, काफी दयनीय हो गई। चंपारण के जो लोग थे, उसके जो खेती करते थे किसान, उसकी स्थिति क्या हो गई, काफी दयनीय हो गई। क्यों हो गई दयनीय, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा उसके खेतों में के 3/20 हिस्सों पर क्या कराया जाता था, तो नील की खेती कराई जाती थी, जिससे किसान
जिससे भूमि क्या हो जाते थे, बंजर हो जाते थे और वह भूमि फिर से कृषि योग्य नहीं बन पाता था, जिससे दुखी होकर किसान ने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थी। चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गए होगा। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद। मैं आपके लिए सभी विषय के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे।